नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा विधान जो सभी पर समान रूप से लागू हो उसे संविधान कहते हैं। और इसी बात को लेकर के अश्वनी उपाध्याय, जो कि पहले बीजेपी के प्रवक्ता भी रह चुके हैं और वर्तमान में अभी सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं, उन्होंने 10 अलग अलग मुद्दे जैसे समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान कानून, समान कर संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे 10 मुद्दे को लेकर के सोशल मीडिया के माध्यम से एक आंदोलन खड़ा करने का कोशिश किया उन्होंने। और इसके लिए उन्होंने नारा दिया था 8 अगस्त दिल्ली चलो, और जंतर मंतर पर इकट्ठा होना था। लेकिन इस आंदोलन को विफल करने के लिए जो कुचक्र रचे गए, जो षड्यंत्र किए गए, इस षड्यंत्र में हाथ किसका है? जो प्रदर्शन, जो धरना है, प्रदर्शन शाहीन बाग के दौरान देखने को मिला। शाहीन बाग साजिश करने वालों के पास पुलिस नहीं पहुंच पाती, और जाती भी है तो उसे मार के भगाया जाता है, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टीम भेजा ही क्यों ना जाए, उसके साथ बातचीत नहीं की जाती है। यानी कि नेशनल हाईवे कब्जा की जाती है 3 महीने से ऊपर तक, लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं होती है कि उस भीड़ को हटा सके। यही हाल किसान आंदोलन के समय भी रहा। सरकार को गालियां दी जाती रही, दिल्ली को बंधक बनाने का प्रयास किया गया। इसके अलावा इसी वर्ष 2021 में 26 जनवरी को हम सब ने देखा कि तिरंगे का अपमान लाल किला पर कैसे किया गया, किस तरह से उपद्रव मचाया गया। आईटीओ दिल्ली में कैसे उपद्रव करते रहे और दिल्ली में पुलिस मूक दर्शक रहे। यहाँ मैं एक बात अपने देखने वालों को बता दूं कि दिल्ली पुलिस केजरीवाल सरकार के अंडर में नहीं है। वह केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार यानी कि अमित शाह के गृह मंत्रालय के अंदर यह दिल्ली पुलिस आती है। इसी तरह से आप एक अन्य घटना ले लीजिए, डासना मंदिर जो गाजियाबाद में है, उनके जो महंत हैं उनको सर कलम करने का खुलेआम धमकी दिया जाता है। अमानतुल्लाह खान, सभी ने देखा सोशल मीडिया पर कि कैसे महंत सरस्वती जी के उनके सिर को काटने की धमकी दी जाती है खुलेआम, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाती, कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पाती है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां पे पुलिस को वीरता दिखानी चाहिए थी, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। और यही हाल हमने पालघर में भी देखा कि कैसे पुलिस मूक दर्शक बन करके संतों को भीड़ के हवाले करती है। तो ये हैं अलग अलग उदाहरण जहां पे पुलिस को अपनी वीरता दिखानी चाहिए थी, लेकिन पुलिस वीरता दिखाती है तो सनातनियों पर, राष्ट्रवादियों पर, जो देश के लिए लड़ते हैं, जो देश के लिए मर मिटने की अपनी तत्परता दिखाते हैं। सरकार चूंकि राष्ट्रवादी है तो सवाल ये कि ऐसा क्यों हुआ कि पुलिस भेजी गई, जबकि जंतर मंतर तो वैधानिक रूप से विरोध प्रदर्शन का जगह है। विरोध कर कौन रहा है? सरकार के कुछ लोग तो नहीं हैं, या वो खैराती जमात जो टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं वो लोग नहीं हैं, या फिर ये दोनों अपने ही लोग हैं कुछ, और कुछ खैरातियों में से मिला जुला यह असर है। पीठ पीछे छुरा भोंकने का काम किसने किया है, यह हमें देखना पड़ेगा। मेरा सवाल ये कि क्या अपने ही कुछ तथाकथित दिखावटी राष्ट्रवादी हैं
जो यह पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। देश को तोड़ने का काम तो सबसे पहले और सबसे बड़े रूप में आज का जो मौजूदा कानून है, मैकाले का कानून यानी अंग्रेजों का कानून, वो वर्तमान में भी मौजूद है, जो केवल इस देश को बर्बाद करने के लिए बनाया गया था और वो आज भी मौजूद है, कार्यरत है। यह कानून, देश का कानून, देश में थाना, हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यह सब कुछ जो सिस्टम है अंग्रेजों का बनाया हुआ है। तो सवाल यह भी है कि क्या अंग्रेज भारत के विकास और भारत की तरक्की के लिए उन्होंने किया था, या फिर भारत और भारत की जनता के ऊपर कब्जा बनाए रखने के लिए ये कानून लाया था? यह भी विचार अवश्य करें। सवाल यह भी है कि हमारे देश के वैज्ञानिक सबसे अच्छा मिसाइल बना सकते हैं, तो हम सबसे अच्छा कानून क्यों नहीं बना सकते हैं? यहां पर एक गौर करने वाली बात यह भी है कि हर एक बड़ा आंदोलन बलिदान मांगता है। तो मेरा सवाल यह है कि कितने राष्ट्रवादी बलिदान देने के लिए तैयार हैं? चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों की सरकारें अंग्रेजी कानून को सिर्फ ढोने का काम किया है। चाहे वह उनकी कुर्सी की मजबूरी रही हो, कारण चाहे जो भी रहा हो, दोनों की सरकारें जो हैं वह इस कानून को ढोने का काम करती रही हैं। वर्तमान में बीजेपी की सरकार और पूर्व में कांग्रेस की सरकार। जितने भी पुराने कानून हैं जो कि आज के समाज के परिस्थिति में उस पुराने कानून की कोई सार्थकता नहीं है। यदि एक देश है, एक ही देश के नागरिक हैं, पूरे देश में एक केंद्रीकृत सरकार है, तो एक समान कानून क्यों नहीं होना चाहिए? किसी प्रदेश में अलग कानून है किसी मुद्दे को लेकर के, तो कुछ धर्म विशेष लोगों के लिए कुछ खास कानून है। और इसी कानून के विरोध में अश्विनी उपाध्याय ने एक प्रयास किया सोशल मीडिया के माध्यम से पिछले 8 अगस्त को जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर आंदोलन की शुरुआत करने के लिए। कुछ राष्ट्रवादी लोग, पत्रकार लोग, कुछ समाज सेवा करने वाले लोग व्यक्तिगत रूप से सभी इस आंदोलन से जुड़ने लगे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की बात कहने लगे। 8 अगस्त को ज्यों ज्यों 8 तारीख नज़दीक आती है, कुछ जाने माने चेहरे इस आंदोलन से अपनी दूरी बनाते, लेकिन जो आम जनता है वो हम सब जानते हैं, आम जनता राजनीति नहीं जानती, वह सिर्फ देश और वाकई में यदि कोई राष्ट्रवादी है, देश प्रेमी है, तो एक आम नागरिक है। एक आम नागरिक वो कुटिल राजनीतिक चालें नहीं जानता है, वह सिर्फ देश प्रेम, मिट्टी से प्रेम करना जानता है। 8 अगस्त की सुबह जंतर मंतर पर देश भर में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। गौर करने लायक बात यह है कि सभी लोग अपनी अपनी व्यवस्था से आते हैं। कोई राजनीतिक पार्टी, कोई नेता ने कोई व्यवस्था नहीं किया था, बस टेम्पो और अन्य कोई गाड़ी की व्यवस्था, कोई व्हीकल व्यवस्था नहीं किया था। किसी राजनीतिक नेता ने भीड़ इकट्ठा नहीं किया था, किसी राजनीतिक दल के कोई कार्यकर्ता नहीं थे वहाँ पर, चाहे वो जम्मू हो, चाहे हिमाचल हो, तेलंगाना हो, वेस्ट बंगाल हो, गुजरात हो, आसाम हो, यहाँ तक कि साउथ में तमिलनाडु से भी लोग जंतर मंतर पे पहुँचे थे। सवाल पैदा होता है कि आखिर पुलिस ने इतना सख्त रुख अख्तियार क्यों किया? कहा जाने लगा कि एंटी मुस्लिम स्लोगन चलाए गए, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये वही दिल्ली पुलिस है जो महीनों तक शाहीन बाग को झेला, चुपचाप रहा, लाल किले पर तमाशा होते देखती रही यही पुलिस 26 जनवरी 2021 को। लेकिन यह आंदोलन को विफल करने का जो प्रयास किया गया है,
कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से भी तो नहीं किया गया क्या? और किसके निर्देश पे किया गया? जो 8 तारीख को जो लोग इकट्ठा हुए जंतर मंतर पर, उसके 3 स्ट्रॉन्ग मैसेज हैं। आप उस मैसेज पर ध्यान दीजिए। पहला मैसेज, ऐसा मुद्दा जिससे आम जनता जुड़ने को तैयार है, आंदोलन करने को तैयार है। जनता चाहती है कि कोई संगठन आगे आए, उसका नेतृत्व करे। ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, संभवतः अब पिछले 1-1.5 साल से यह जो लत है मुस्लिम तुष्टीकरण की, बीजेपी को भी लग गई है। इस आक्रोश को समझने की आवश्यकता है, चाहे वो सरकार हो या कोई राजनीतिक दल हो या कोई सामाजिक संगठन हो। इस आक्रोश को समझे और जनता का जो आक्रोश है उसको नेतृत्व करे। दूसरा स्ट्रॉन्ग मैसेज, यह एक संगठित रूप से कार्यक्रम नहीं हो सका, चाहे वो कारण जो भी रहा। यदि इस पे यहां ध्यान देने की बात यह है कि अगर संगठित रूप से इस आंदोलन को चलाया जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हो सकते हैं। अभी तो फिलहाल सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ इकट्ठा हुए थे। यदि संगठित रूप से आंदोलन ये चलाया जाए तो पूरे देश में नई दिशा और दशा मिलने में देर नहीं लगेगी। तीसरा जो मैसेज है वो ये कि राष्ट्र के प्रति यदि कटिबद्धता है तो एक मंच पर आना होगा, निजी हित को ताला लगाकर बाहर निकलना होगा, तब जाकर के वाकई में एक देश एक कानून लागू होने का जो सुगबुगाहट है उसकी शुरुआत हो सकेगी। विचार अवश्य करें कि इस षड्यंत्र के पीछे कौन है, किसने इस षड्यंत्र को विफल करने का प्रयास किया है। असंभवतः कुछ सफलता भी मिली है इस आंदोलन को विफल करने के लिए, लेकिन जो राष्ट्रवादी हैं, हमारे जैसे आपके जैसे अपने स्तर पे प्रयास करते रहेंगे। और यह सम्मिलित प्रयास, यह प्रयास भी हो तो यह संगठित रूप से प्रयास हो और सभी अपने निजी हित को त्याग कर एक साथ एक मंच पे आए, तो वह दिन दूर नहीं जब एक देश एक कानून लागू होना हकीकत सबके सामने नजर आएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।